नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर बिहार में ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और बिहार में नीतीश कुमार का दबदबा कायम है। 10वीं बार ही मुख्यमंत्री पद की ली है शपथ। तो आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। सीएम ने बिहार की जनता का अभिनंदन भी किया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। बिहार में नीतीश कुमार का दबदबा लगातार कायम है और बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से बिहार में अब नीतीश कुमार का फिर से दबदबा कायम है। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ली है। इसके साथ ही इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं और इसके साथ ही अभिनंदन भी उनका किया गया है। तो बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार का दबदबा फिर से कायम है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने और इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह की जो शपथ ली है वो भी ले ली है, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय नेतृत्व जो है हर राज्यों से, कई राज्यों से मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है रात पटना पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज जो है शपथ ग्रहण समारोह में जो है वहाँ उपस्थित रहे। और साथ साथ जो है डिप्टी सीएम जो है विजय सिंह रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री जी जो है एनडीए के सारे बड़े कद्दावर नेता देश के जो है शपथ समारोह में उपस्थित रहे। वही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर जो लोगों का अभिनंदन किया था, उन्हें पहले 5 नेताओं ने ये साथ शपथ दिलाया कि सारे नेताओं के साथ उन्हें शपथ दिलाया है। श्रेयसी सिंह भी समेत 6 नेताओं ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए सरकार में सीएम नीतीश कुमार के साथ अलावा कुल मिला के नए मंत्री बनाए गए हैं। चौधरी, विजय सिन्हा, विजेंद्र, ये 26 जिन्होंने जो है ये राज्यपाल ने जो शपथ बिहार सरकार की शपथ दिलाई है। बिल्कुल अजीत, बहुत बड़ी बात देखी जा रही है कि नीतीश कुमार का दबदबा जो है वो फिर से कायम देखने को मिल रहा है। और क्या अपडेट मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी जो है वहाँ जो है पहुंच के जो है ये साबित कर दिया है कि डबल इंजन की सरकार लगभग हर प्रदेशों में जो है देखने को मिलेंगे। 10वीं बार शपथ के साथ साथ जो है अन्य प्रदेशों में भी बीजेपी का परचम लहराता नजर आएगा। वहीं बात करें जो है नरेंद्र मोदी को गमछा लहराने का जो है जो है इसका बड़ा असर बिहार पर रहा। वहीं बात करें कि योगी जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि शपथ समारोह में जो है यूपी के बाद जो है बिहार में भी जो है डबल इंजन की सरकार का शपथ दिलाया गया है और वहां से जो है पूरी तरीके से शासन को, जंगल राज को खत्म करने के लिए एनडीए की सरकार जो है तत्पर रहेगी। बिल्कुल अजीत, गमछा लहराने को एक ललकार भी मानी जाए क्या? देखिए, गमछा बिहार जो है प्रमुख जो है गमछा वहाँ का है और काफी जो है अगर अन्य नेताओं को माने जो है ये जो भी रहा है प्रधानमंत्री ने जो है ये बड़ा जो है असर जो है बिहार के वहाँ के नागरिकों को छोड़ा है, उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है। जो 10वीं बार नीतीश कुमार को जो है ताजपोशी करने में गमछा लहराने का जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ये जो है कारगर साबित हो रहा है। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर सीएम नीतीश ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शपथ ली है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। जो नीतीश कुमार का जो दबदबा है वो लगातार बिहार में कायम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 22 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है और माघ मेले की तैयारी की भी समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि आईसीसीसी सभागार में ही सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। संगम पर ही गंगा पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे पर प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो भी लगातार तेज नजर आ रही हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि 22 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा माना जा रहा है। प्रयागराज का दौरा उनका बहुत ही अहम माना जा रहा है, जहां पर माघ मेले की तैयारियों का भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो माघ मेले को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, इसको लेकर बैठक भी होगी और आईसीसीसी सभागार में ही सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। संगम पर गंगा पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और सीएम के दौरे की प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज नजर आ रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब समीक्षा बैठक करेंगे। वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही आपको बता दें कि आईसीसीसी सभागार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। तो 22 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक भी होगी। सुल्तानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर मतदाताओं के लिए एक विधिक प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस और सपा नकारात्मक एजेंडा चला रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को संवैधानिक ढंग से ही अपनी बात रखने का अधिकार है और न्यायपालिका पर भरोसा सभी को है। भूपेंद्र चौधरी ने बिहार में एनडीए की जीत को सुशासन और विकास की जीत बताया है। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट मामले पर कहा है कि जांच में कई एजेंसियां हर पहलू देख रही हैं और विदेश कनेक्शन की संभावना भी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र ने भी तंज कसा है। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे और महात्मा विदुर सभागार कक्ष में ही जिले की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान ही मंत्री ने जिला स्तरीय व्यवस्थाओं और विभागीय प्रगति का बारीकी से जायजा लिया है। इस मौके पर ही राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसी भी परियोजनाओं को कोताही बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी और इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य सीधे जनता को लाभ पहुंचाना होना चाहिए। मंत्री की समीक्षा में ही जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी अभिषेक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक में जिले की समस्याएं और आवश्यकताओं और चल रही योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच के दौरान ये एजेंसी ने यूपी के फतेहपुर जिले के ही मदरसों से विस्तृत जानकारी मांगी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को ही भेजे गए आदेश में मदरसों का पूरा डाटा मांगा गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि फतेहपुर जिले में ही संचालित सभी मदरसों की संख्या, वहां पढ़ने वालों बच्चों की पूरी जानकारी और बच्चों के माता पिता का ब्यौरा भी शामिल है। फतेहपुर जिले के ही अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि जिले में कुल 111 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 6 एडेड है और इसके साथ ही आपको बता दें कि एडेड मदरसे भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एटीएस द्वारा ही मांगी गई सभी जानकारियों का विवरण जुटाया जा रहा है और जिला प्रशासन और मदरसों के अधिकारियों ने कहा है कि आवश्यक जानकारी शीघ्र ही एटीएस को उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी का भी मकसद जांच में सभी पहलुओं को उजागर करना और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करना है। एक पत्र जारी किया है, जिसमें अपने मंडल के लिए पत्र जारी हुआ है। तो उसमें सभी मदरसे, जिले में जितने मदरसे चल रहे हैं उसमें उनका प्रबंधक कौन है, प्रधानाचार्य कौन है, उनका विवरण से उनके एड्रेस और मोबाइल नंबर, पिता का नाम और साथ में बच्चों के विवरण भी मांगा गया है। तो ये हम लोगों ने एक पत्र जारी करके सभी मदरसों को जो जिले में चल रहे हैं सभी से एक सूचना मांगी है। अभी आपने एक मदरसे का निरीक्षण किया, क्या पाया है यहाँ पे? मदरसे के निरीक्षण करने पे पाया कि मदरसा अलहिरा जो है आपनगर में संचालित है, कक्षा 8 तक चलता है और इसमें
कितने 9 टीचर्स मालूम चले हैं, 9 टीचर्स पढ़ाते हैं और सब यहीं के रहने वाले हैं, ऐसा बताया है लोगों ने। खबर रामपुर से है, जहां सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े मामले में रामपुर कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि दोनों को ही रामपुर कारागार से किसी भी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने में ही पहले जेल अधीक्षक को ही न्यायालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान ही दोनों के वकीलों ने ही अर्जी दी थी कि उन्हें एक ही जेल में रखा जाए और क्रॉस आई सुविधा की भी दी जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि क्लास ए सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ऐसा भी है। और इसके साथ ही अदालत ने यह अर्जी भी स्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुसार ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और रामपुर कोर्ट ने ही कहा है कि किसी भी प्रकार के स्थानांतरण के लिए ही न्यायालय की मंजूरी आवश्यक होगी, और ताकि जेल प्रबंधन और कानूनी प्रक्रिया में ही पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। देखिए, ये प्रार्थना पत्र अब्दुल्ला आजम खां के जो 2 पैन कार्ड वाला मामला था, उसमें 17 तारीख को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था, जजमेंट आया था कि अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र गुजारा था, जिसमें प्रार्थी आजम खां भी थे। उसमें उनसे ये कहा गया, माननीय न्यायालय से गुजारिश की गई थी कि मुझे और मेरे पुत्र को एक साथ एक ही जेल में रखा जाए, और श्रेणी 1 जो क्लास 1 की जो जेल होती है उसमें हमें रखा जाए, और वीआईपी सुविधा हमें प्रदान की जाए। इसको लेकर अभियोजन की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि जो जेल मैनुअल है, जो जेल मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, वो जेल मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, और इनका स्थानांतरण अगर होगा तो वो माननीय न्यायालय उस पर आदेश पारित करेगा। जेल संस्थारण से पहले ही अनुमति लें, ऐसा भी कहा गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यायालय की भी अनुमति अनिवार्य होगी, ये भी जानकारी सामने आई है। आपको बताते चले कि रामपुर से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि आजम खान मामले में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जेल संस्थारण से पहले अनुमति ली, ऐसी जानकारी है। और इसके साथ ही आजम खान मामले में ये बड़ा फैसला है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखो, आए दिन जो है सब इससे पहले रामपुर कोर्ट ने आजम खान के द्वारा कोर्ट में अर्जी देकर मांग की गई थी कि दोनों को एक जेल में एक साथ रखा जाएगा तथा उन्हें क्लास आई सुविधा के प्रदान की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि क्लास ए की सुविधा दी जाए, जिस पर रामपुर न्यायालय द्वारा आज सुनवाई की गई और आदेश पारित किया गया कि जेल अधीक्षक रामपुर को आदेशित किया जाता है कि जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई करे, ताकि आपको बता दें कि अभियुक्तगणों को स्थानांतरित करने से पूर्व न्यायालय आपको बता दें कि पूर्व न्यायालय की अनुमति लेना सुनिश्चित होगा। वहीं आपको बता दें कि रामपुर कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को आजम खां से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। बिल्कुल अजीत, आजम खान की बात करें तो उनका केस काफी समय से चलता आ रहा है, तो अभी इसको लेकर क्या रवैया है जो वो देखने को मिल रहा है? देखिए, उन्होंने कोर्ट में जो रिट फाइल की थी, मतलब कि किसी भी अन्य जेल अधीक्षक है की अनुमति लेके आनी होगी, और ऐसे में जो है कोर्ट तभी जो है दोनों को जो है न्यायालय हस्तांतरित करेगी और ट्रांसफर करेगी दोनों को। जी जी, निर्देश जो स्पष्ट किए गए हैं उस निर्देश के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दे दीजिए अजीत। बिल्कुल, जो उन्होंने जो है क्लास ए की सुविधा प्रदान की जाने की जो अर्जी लगाई है, उन्होंने कहा है कि सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ये जेल अधीक्षक रामपुर को निर्देशित किया जाता है कि जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि अभियुक्तों का हस्तांतरित किया जा सके। लेकिन
न्यायालय जो है बगैर न्यायालय का आदेश जो है ये आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान सभी अभी जो है रामपुर कारागार में ही रहेंगे। और जो जब तक जो है न्यायालय कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक जिला अधीक्षक जो है कोई कार्रवाई या जो शिफ्टिंग के लेके आसादित करने के लेके जिला प्रशासन की कोई प्रक्रिया अभी आई नहीं है। लेकिन जैसे ही न्यायालय कुछ आएगा तभी ये संभव हो सकता है। अधीक्षक न्यायालय के ऊपर जो है जिला अधीक्षक जो है निगाहें टिकी है और लोगों को जो है तब तक ये अशांति नहीं चाहिए, उसी स्थान बने रहेंगे। अजीत, ऐसी भी खबर सामने आ रही थी कि पुलिस प्रशासन या सरकार अब अचानक उनकी जेल शिफ्ट नहीं कर सकेगी, इसको लेकर क्या अपडेट थी? ये सारी मामला जो है अर्जी जो है इन्होंने बार बार सुनवाई मामले चलती रहती, तब जो है प्रशासन और जिला अधीक्षक जो है न्यायालय के आदेश का जो है इंतजार करना पड़ेगा। जी। और अगर बात करें, आजम खान ने ये भी मीडिया में बयां किया था कि इसे सबसे दुखद और सहमत देने वाली घटना भी उन्होंने बताई थी, तो इसको लेकर भी अपडेट बताइए अजीत। देखिए, प्रशासन से उन्होंने जो है कर आए दिन विवादित बयान जो है देते रहे, लेकिन अगर अधीक्षक माने तो जब तक न्यायालय की कोई आदेश अनुमति नहीं होती है तब तक रामपुर कोर्ट में जेल अधीक्षक रामपुर द्वारा अजीत, आजम खान को सीतापुर जेल भी भेजा गया था पहले। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। उन्नाव के कोतवाली सदर क्षेत्र के ही इंदिरा नगर मोहल्ले में एक बड़ा हादसा टल गया है। अश्वनी जायसवाल के घर पर ही अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी है और कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा आग की चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि तेज लपटों और धुएं से ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कोतवाली सदर पुलिस फायर ब्रिगेड टीम और मोहल्ले के लोगों ने ही मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। घर के अंदर ही उस समय 5 लोग फंसे हुए थे और तेजी से फैल रही आग के बीच में ही टीम ने ही खिड़कियां तोड़कर और दरवाजे खोलकर सभी 5 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा जो है वो होते होते टल गया है और आग में ही फंसे लोगों को फिलहाल आपको बता दें कि बचा लिया गया है। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची हुई थी, जिसके बाद 5 लोगों को मुश्किल बाहर निकाला गया है। तो उन्नाव में ये बड़ा हादसा होते होते रह गया है। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पर पहुंची और उन लोगों ने बाहर जो है 5 लोगों को निकाला है। तो उन्नाव के ही कोतवाली सदर क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अश्वनी जायसवाल के घर पर ही अचानक से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके चलते यह आग जो है वो भड़क उठी थी और कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा आग की चपेट में भी आ गया था और तेज लपटों और धुएं से ही मोहल्ले में ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने देखा और मौके पर पहुंचे और तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी। वहीं आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस भी वहां पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और मोहल्ले के लोगों ने भी मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की है और घर के अंदर उस समय 5 लोग बताया जा रहा है कि फंसे हुए थे। तेजी से फैल रही आग के बीच में ये जो पूरी टीम थी, इन्होंने खिड़कियां तोड़कर ही और दरवाजे खोलकर सभी 5 को सुरक्षित जो है बाहर निकाल लिया, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से गनीमत रही कि बच गया। तो सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने रेस्क्यू किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आग की सूचना कंट्रोल रूम पर मिली, हम लोग गाड़ी वहां से निकाले। ये बताया गया कि रोड सक्रिय है। मैं एक छोटी गाड़ी और एक 2000 लीटर की गाड़ी साथ लेकर आया तो यहाँ पर आग जल रही थी और ऊपर 2 लोग फंसे हुए थे। हम लोगों ने आग बुझाना शुरू किया, 3 लोग नीचे थे और आग बुझाना जब शुरू किया तो उसी में एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आग तुरंत हम लोग पहुँच आग बुझाना आग को एकदम कंट्रोल कर लिए और ऊपर से पब्लिक से और हमारे साथी मिलके उनको बगल वाले आवाज से उनको बाहर निकाला। ऊपर उनका लड़का और उनके पिताजी थे, नीचे वाले पोर्शन में अंदर की तरफ उनकी वाइफ, एक 5 साल की बेटी और उनकी माता जी थी। फायर सर्विस ने और सिविल पुलिस सबके सहयोग से सारे लोगों को निकाल लिया गया। किसी को किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग को कंप्लीट रूप मुगल सराय में देर शाम दवा व्यापारी
रोहितास पाल उर्फ रोमी की ही गोली मारकर हत्या के बाद जनपद में ही तनाव और गुस्सा चरम पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि घटना धर्मशाला मोड़ के पास में हुई है, जहां पर रोमी अपनी दुकान पर ही बताया जा रहा है बंद कर स्कूटी स्टार्ट कर रहे थे और तभी एक बदमाश ने पास आकर उनके सिर में ही गोली मार दी और फरार भी हो गया। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है और घटना की खबर फैलते ही बाजार में दहशत भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि व्यापारिक संगठनों के साथ दवा व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किया है। तो दवा व्यापारी रोमी की गोली मारकर हत्या के बाद अब इलाके में सनसनी फैली हुई है। दुकान बंद कर लौटते वक्त ये हादसा हुआ है और आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में ही व्यापारी की ये मौत हुई है। व्यापारी का जहां पर गुस्सा भी जो व्यापारी और थे उनका देखने को मिला है। काली पट्टी बांधकर ही उन्होंने बाजार बंद कर दिया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि मुगल सराय से ये घटना बताई जा रही है, जहां पर दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्रॉमा सेंटर में व्यापारी की मौत के बाद से ही अब प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार प्रदर्शन को शांत करवाने की कोशिश की जा रही है। तो मुगल सराय में ही देर शाम को दवा व्यापारी रोहितास पाल उर्फ रोमी की ये गोली मारकर हत्या के बाद से ही जनपद में तनाव और गुस्सा देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। घटना धर्मशाला मोड़ के पास में हुई है, जहां रोमी अपनी दुकान बंद करके स्कूटी स्टार्ट कर रहे थे, तभी एक बदमाश ने पास आकर उनके सिर में गोली मार दी और फरार हो गया। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। घटना की खबर फैलते ही बाजार में दहशत फैल गई और व्यापारी संगठनों के साथ में ही दवा व्यापारी ने जितने व्यापारी थे सभी ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। आज मुगलसराय थाना क्षेत्र में जो जानकारी के हिसाब से लगभग 10:15 के आसपास रात्रि में पॉपुलर मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनके द्वारा जैसे ही दुकान बंद करी गई है, जैसे बाहर निकले हैं वो एक कोई अज्ञात व्यक्ति आया है। अभी क्लियर कर रहे हैं कि वो अकेला आदमी था या दूसरा कोई और भी था, साथ में क्लियर कर रहे हैं। उसके द्वारा फायर की घटना की गई है। फायर की घटना के बाद में एक हेड इंजरी हुई है और जिसके तुरंत बाद उनके जो परिजन हैं और जो दुकान में जो साथ में जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा रोहतास पाल को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जिसके बाद में ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। अभी वो ट्रॉमा सेंटर में ये पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो मौके पे जानकारी मिली है कि जो व्यक्ति है जैसे ही उसने फायर किया है उसके बाद में वो तुरंत भागा है और जो एक वर्कर भी है वो भी पीछे दौड़ा है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मल के ही पूर्वा गांव में सामने ही एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि 2 लोगों की मौके पर ही बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में घायल हैं और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि बाइक और साइकिल के बीच में जोरदार ये टक्कर हुई है, जिसके तुरंत बाद ही पीछे से आ रहे अज्ञात बड़े वाहन ने ही सभी को रौंदते हुए मौके से फरार हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पते रहे हैं। राहगीरों को जिस बात पर आपको बता दें कि उन्होंने देखा कि पूरी घटनाक्रम और जिसके बाद पुलिस को उन्होंने तुरंत ही जानकारी दी है और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से ही सीएचसी भेजा गया है, जहां उनका उपचार लगातार किया जा रहा है। तो रसूलाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने ही युवकों को रौंद दिया है। हादसे में 2 की मौत हो गई है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला और रसूलाबाद में ही भीषण सड़क हादसा ये हुआ, जहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा, चारों युवकों को रौंदा और जिसमें हादसे में ही 2 की मौत हो गई है और 2 घायल हैं। इसके साथ ही घटना की सूचना जो है पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां परिजनों को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।